नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। ठीक है दोस्तों, आज जो है हम 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे से देखेंगे। सबसे पहले लोकसभा चुनाव क्या होता है, ये सब चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम हुए हैं, मंत्रिमंडल के बारे से भी हम इसके बाद देखेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह वीडियो जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि अभी अभी नवीन सरकार का गठन हुआ है और नवीन सरकार से संबंधित एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024। देखिए, लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, जो लोकसभा चुनाव कराने का जो जिम्मेदारी होता है, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी होता है कि लोकसभा चुनाव को कराए। ठीक, और इलेक्शन कमीशन के जो मुखिया होते हैं उसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार जी हैं। देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव तिथि घोषित किया गया और यह जो घोषणा जो है 16 अप्रैल 2024 को किया गया है और इसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है। आपको बता दूं, जिस दिन चुनाव का घोषणा होता है उसी दिन आचार संहिता लागू हो जाता है और ये जो आचार संहिता जो है, चुनाव परिणाम के बाद जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है विजेताओं का, तो उस समय जो है आचार संहिता खत्म भी हो जाता है। देखिए, यदि हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव जो है 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक चला और 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है। और यदि हम चुनाव परिणाम की बात करते हैं तो चुनाव परिणाम जो है 4 जून को आ गया था। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है 16 जून तक था, लेकिन इसे पहले ही भंग कर दिया गया है। ठीक, देखिए अब हम यहाँ पे कुल 7 चरण को देखेंगे, कौन कौन सा दिन में कौन सा चरण हुआ था और कितने सीटों के लिए चुनाव वहां पे संपन्न कराया गया। तो सबसे पहले जो है, जो पहला चरण है 19 अप्रैल को हुआ था और इस चरण में 102 सीटों के लिए चुनाव हुआ। सीट मतलब लोकसभा चुनाव। ठीक है, दूसरा चरण 26 अप्रैल को हुआ, कुल 89 सीटों के लिए चुनाव हुआ। तीसरा चरण 7 मई को हुआ, कुल 94 सीटों के लिए चुनाव हुआ। चौथा चरण 13 मई को हुआ, कुल 96 लोकसभा सीट के लिए चुनाव हुआ। पांचवा चरण जो है 20 मई को संपन्न हुआ, 49 सीटों के लिए। छठवां चरण जो है 25 मई को हुआ, 57 सीटों के लिए। सातवां चरण जो है 1 जून को हुआ, 57 सीटों के लिए। तो ये इस तरह से है कुल 7 चरण। ठीक है, और उसकी तिथि और कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ। देखो यहाँ पे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो है सर्वाधिक जो लोकसभा सीट है, ठीक है, वो कौन सा चरण में हुआ है। तो 102 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जो कि सबसे ज्यादा है, वो पहला चरण में ही हुआ था। ठीक है, और वही सबसे कम की बात करते हैं तो 5वां चरण है, केवल 49 सीट के लिए यहाँ पे चुनाव हुआ था। चलिए अब देख सकते हैं टोटल जो लोकसभा सीट है 543 लोकसभा सीट है, कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, और 4 जून को रिजल्ट आ गया था। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखेंगे वो इसमें ये याद रख लीजिए कि कुल लोकसभा सीट कितना है, ये जो चुनाव हुआ था कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था। तो 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव हुआ था। तो देखिए कुल मतदाता जो है 968 मिलियन है। ध्यान रखेंगे, यदि भारत में कुल मतदाता की बात करते हैं तो 968 मिलियन है। देखिए, भारत का जो मतदाता है, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा मतदाता यही भारत में है। ठीक है, जिसमें पुरुष मतदाता जो है 497 मिलियन, महिला मतदाता 471 मिलियन और 18 मिलियन ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। फिर 8.84 मिलियन मतदाता ऐसे हैं जो कि विकलांग कैटेगरी के हैं और 1.91 मिलियन सेवा मतदाता हैं। ठीक है, जो कि सर्विस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे से जानेंगे। देखिए, चुनाव आयोग के बारे से जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यह जो है संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ ताकि आपको चुनाव आयोग के बारे से भी जानकारी मिल जाए। देखिए, चुनाव आयोग जो है संविधान के भाग 15 में है। ध्यान रखेंगे, भाग 15, आपको पता ही होगा कुल 22 भाग है, तो 22 भाग में से 15वां भाग में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है और जो है 324 से 329 तक के अनुच्छेदों में चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यदि हम चुनाव आयोग की बात करते हैं तो चुनाव आयोग जो है 1950 में स्थापित हुआ है। अनुच्छेद 24 में चुनाव आयोग की संरचना के बारे से
प्रबंधन किया गया है। देखिए, चुनाव आयोग की यदि हम संरचना की बात करते हैं तो चुनाव आयोग का एक मुख्य होता है, ठीक है, और अन्य 2 सदस्य होते हैं। मुख्य को बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी को बोलते हैं निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। देखिए, जो निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के सलाह के आधार पर, ठीक है। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं और अन्य 2 चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं लोकसभा चुनाव का परिणाम के बारे से। देखिए, यहाँ पे मुख्यतः हम 2 अलायंस पार्टी को देखते हैं, जो कि एक इंडिया है और दूसरा जो है एनडीए है। तो एनडीए अलायंस पार्टी की बात करते हैं तो अभी जो सरकार बनी है वो एनडीए की ही है, ठीक है। इसमें भाजपा को 240 सीट मिला, जेडीयू को 12 सीट, शिवसेना को 7 सीट, टीडीपी को 16 सीट और अन्य को 17 सीट है, ठीक है। वही हम इंडिया पार्टी की बात करते हैं, इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस है, तो कांग्रेस को 99 सीट मिला है, डीएमके को 22 सीट, सपा को 37 सीट, टीएमसी को 29 सीट और अन्य को 47 सीट। तो इस तरह से एनडीए और इंडिया अलायंस का ये आंकड़ा है। चलिए, अब यहाँ पे यदि हम चुनाव परिणाम को और डिटेल से देखते हैं तो देखिएगा, कुल सीट जो है 543 है, मैंने आपको पहले बताया, और बहुमत के लिए 272 सीट प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में 293 सीट प्राप्त हुआ है, यानी कि एनडीए जो गठबंधन है ये बहुमत पे है। और वही हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, 234 सीट प्राप्त की हैं और इस तरह से एनडीए सरकार जो है बन गई है, ठीक है। देखिए, यदि हम बहुमत की बात करते हैं तो देखिए 272 सीट लाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। भाजपा की यदि हम बात करते हैं तो भाजपा जो है पिछले साल 272 सीट से अधिक सीट प्राप्त की थी, ठीक है, और भाजपा मेजोरिटी में था। लेकिन अभी भाजपा मेजोरिटी में नहीं है, एनडीए अलायंस मेजोरिटी में है, ठीक है। तो इस तरह से भाजपा को झटका भी लगा है। देखिए, यदि हम भाजपा की बात करते हैं तो पिछले साल जो है भाजपा बहुत ज़्यादा सीट प्राप्त की थी, 272 सीट प्राप्त कर चुकी थी, ठीक है। एनडीए की यदि हम बात करते हैं, एनडीए अलायंस की बात करते हैं, देखिए इसका जो वोट जो शेयर है 43% है और इंडिया का 40% है, ठीक है। देखिए, यदि हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए जो है इस साल 60 सीट खो चुके हैं, ठीक है। पिछला चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में 353 सीट प्राप्त किए थे। वही इंडिया की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की, तो ये 143 सीट अधिक प्राप्त किए हैं, ठीक है। पिछले बार जो है 2019 में 91 सीट ये प्राप्त कर चुके थे। तो इस तरह से ये एनडीए और इंडिया का आंकड़ा है, ये आंकड़ा आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल करने वाले जो है रकीबुल हुसैन हैं, ठीक है। ये जो है 10,12,476 वोटों के अंतर से जीत हासिल की हैं। जो रकीबुल हुसैन जो है ये असम की धुबरी सीट से है, ठीक है, और ये कांग्रेस के नेता हैं। दूसरी सीट की यदि हम बात करते हैं तो शंकर लालवानी जो है 8,077 वोटों के अंतर से लोकसभा सीट यानी कि इंदौर के लोकसभा सीट से विजयी हुए हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं, देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा अंतर की जीत से कौन जीते हैं, तो तीसरा जो है शिवराज सिंह चौहान जो कि 8,21,408 वोटों के अंतर से जीते हैं। ये जो है विदिशा मध्य प्रदेश से सांसद बने हैं। और सबसे कम अंतर से जीतने वाले जो हैं वो शिवसेना के रविंद्र वायकर है, जो कि मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव जीते हैं महज 48 वोटों से, ठीक है। तो ये फैक्ट था। चलिए आगे कुछ और फैक्ट को देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए 280 सांसदों की पहली बार लोकसभा में एंट्री हो रही है। बोलने का मतलब ये है कि जो 543 सीट है या 543 निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें से 280 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ पे पहली बार कोई नवीन कैंडिडेट खड़े हुए और जीते। दूसरा, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2.18 लाख मतदाता हैं, जो कि इनमें से कोई नहीं विकल्प यानी कि नोटा का चुनाव किया है। और ये जो है सर्वाधिक नोटा बटन पे प्रेस करने वाले मतदाता हैं, जो कि इंदौर लोकसभा सीट के हैं। पिछले बार की यदि हम बात करते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा जो नोटा पे बटन दबा था वो बिहार के गोपालगंज में जो है नोटा का बटन दबा था, और इस दौरान जो है 51,660 वोट जो है नोटा को मिला था। लेकिन इस बार जो है 2,18,000 बटन जो है नोटा पे गया है। ये हुआ इसलिए क्योंकि जो यहाँ के जो प्रत्याशी थे वो पहले कांग्रेस से संबंधित रखते थे, बाद में जो है वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए और इस तरह से कांग्रेस के लिए जो है वहाँ का सीट जो है खाली
हो गया था। ठीक है, इसलिए जो है वहाँ के जो मतदाता है ज़्यादा से ज़्यादा नोटा को चुने थे, जो कि कांग्रेस को वोट देना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं मोदी मंत्रिमंडल का। आपको पता ही होगा कि हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। मोदी के जितने भी मंत्री है, सदस्य हैं, सब के सब शपथ ले चुके हैं। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं मंत्रिमंडल का, तो देखिए कुल 71 मंत्री हैं। इस 71 मंत्री में कुल 30 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं और 5 जो है राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार के हैं। तो इतना आप याद रख लेंगे। देखिए मंत्री परिषद को आप याद रखेंगे, आप संविधान में पढ़ते होंगे मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये 3 हमें देखने को मिलता है मंत्री परिषद में। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मंत्री परिषद में 7 महिलाएं जो है मंत्री बनी हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। और यदि हम मंत्रियों की बात करते हैं तो सबसे अमीर जो मंत्री है वो चंद्रशेखर पोम्मासानी है, जो जिसके पास कुल संपत्ति 5,705 करोड़ रुपए है। ठीक है, और वही सबसे युवा मंत्री की बात करें तो राम मोहन नायडू है, जो कि 36 साल के हैं। और यदि हम महिला मंत्री की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा युवा है, तो वो है रक्षा गडसे, जो कि 37 साल की है। तो ये कुछ फैक्ट था, आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ प्रमुख मंत्री के भी नाम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री, पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय, जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय, अश्विन वैष्णव को रेल मंत्रालय, चिराग पासवान को खेल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा शहरी विकास मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि पंचायत राज और विकास मंत्रालय। आपको पता ही होगा कि जो शिवराज सिंह चौहान है ये मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। तो देखिए इसमें जो मंत्री है, कई मंत्री ऐसे हैं जो पिछली बार जिन्हें जो विभाग मिला था, जैसे कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जयशंकर प्रसाद, तो ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जिसे पिछली बार जो मंत्रालय सौंपा गया था, इस बार भी उसे वही मंत्रालय दिया गया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना, जो कि नया देखने को मिल रहा है, शिवराज सिंह चौहान है, चिराग पासवान है। ठीक, और हम डिटेल्स में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री को जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और ऐसे वो सभी मंत्रालय जो किसी को दिया नहीं गया है, सभी के सभी मंत्रालय जो है नरेंद्र मोदी के पास है। चलिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हैं, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, शिवराज सिंह चौहान बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसको भी याद रख लेंगे, संचार मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री बने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। अब हम इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। इससे संबंधित वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम मुख्य रूप से मंत्रिमंडल के बारे से देखेंगे कि कौन सा मंत्रालय जो है किस मंत्री को मिला है। ठीक है, तो वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। धन्यवाद।